मैं डॉक्टर साधना भंडारी राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के लोक प्रशासन विभाग से आपका स्वागत करती हूं। आज का मेरा वीडियो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे है। यह राज्य सचिवालय से, स्टेट सेक्रेटेरिएट से अलग संस्था है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जहां केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है, वहीं स्टेट सेक्रेटेरिएट राज्य स्तर पर कार्य करता है। दोनों के कार्य करने के स्तर अलग अलग हैं, लेकिन दोनों की भूमिका बहुत मिलती जुलती है। केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार के अधीन समस्त मंत्रालयों तथा विभागों का सामूहिक नाम केंद्रीय सचिवालय या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। आधुनिक केंद्रीय सचिवालय नामक इस प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में हुई और उस समय इसे इंपीरियल सेक्रेटेरिएट के नाम से जाना जाता था। यदि थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊं तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए एक परिषद तथा उसके सचिव के माध्यम से प्रशासनिक कार्यवाहियां संपादित करती थी। इस परिषद की स्थापना कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सन 1756 में की गई थी और धीरे धीरे कंपनी के राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने वाला अभिकरण बन गई। एक सचिव तथा 3 अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों से शुरू हुई यह परिषद धीरे धीरे विशालकाय सचिवालय में बदल गई, क्योंकि प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी न रहकर भारत की शासक बन चुकी थी। कंपनी को शासन चलाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त नियंत्रक मंडल तथा कंपनी के अंशधारियों द्वारा नामित निदेशक मंडल दिशा निर्देश जारी करते थे, जिसका प्रशासनिक क्रियान्वयन फोर्ट विलियम कार्यालय कलकत्ता से होता था। कंपनी की छवि को सुधारने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित गोपनीय समिति की अनुशंसा पर ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया। इसकी चर्चा हम एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पहले ही कर चुके हैं, जिसके अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी में नियुक्त गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यीय परिषद संपूर्ण प्रशासन तंत्र के नियंत्रणकर्ता बन गए और भारत में केंद्रीय सचिवालय का यही प्रारंभिक स्वरूप था। केंद्रीय सचिवालय की जो अवधारणा है, यदि हम उस पर थोड़ा सा अपना फोकस करें, ध्यान फोकस करें, तो पहला, नीति निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें सचिवालय द्वारा मंत्रियों की सहायता प्रदान की जाती है। देखिएगा, सचिवालय द्वारा मंत्रियों की सहायता, यदि थोड़ा सा हम इस सेंटेंस को और खोलें, यदि हम इसको और एनालाइज करें, तो मंत्री टेम्पररी है जबकि सचिव परमानेंट है। ये परमानेंट है और अपना कार्य करते करते ये बहुत एक्सपीरियंस्ड, बहुत स्किल्ड और ट्रेंड तो ये ऑलरेडी है ही है। ये एक स्टाफ एजेंसी है और यह मंत्रियों को उनके कार्यों को संपन्न करने में सहायता प्रदान करती है। दूसरा, मंत्रियों को व्यवस्थापकीय कार्यों में सहयोग की आवश्यकता होती है और व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक सचिवालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक सचिवालय द्वारा तैयार किया। हमने डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिकॉज ये जो प्रशासक है वे अपने लंबे अनुभव के कारण, अपने एक्सपोजर के कारण, अपने स्थायित्व के कारण विधेयकों के निर्माण में भी पूरी सहायता करते हैं। सचिवालय सरकार के लिए संस्थागत स्मृति भंडार का कार्य करता है। इट इज नोन एज द थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट।
ये मस्तिष्क है जो सोचने समझने का कार्य करता है और सारी सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा रखता है। सचिवालय में किसी भी समस्या एवं नीति पर निर्णय काफी व्यापक परीक्षण के पश्चात किया जाता है। फलस्वरूप विभिन्न दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने में सुविधा रहती है। सचिवालय विभिन्न सरकारों, प्रशासनिक संस्थाओं और इकाइयों के मध्य संचार सूत्र का कार्य करता है। ये चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में। यदि हम सचिवालय के संगठन की बात करें तो सचिवालय का जो आंतरिक ढांचा है उसमें सबसे ऊपर मंत्रालय, मंत्रालय के अधीन विभाग, विभाग के अधीन खंड, खंड के अधीन संभाग, संभाग के अधीन शाखा और शाखा अनुभागों के माध्यम से कार्य करती है। यह इसका आंतरिक ढांचा है और प्रत्येक यूनिट का एक प्रभारी होता है। जैसे मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, विभाग का प्रभारी सचिव, खंड का प्रभारी अतिरिक्त या संयुक्त सचिव, संभाग का प्रभारी उपसचिव, शाखा का प्रभारी अवर सचिव और अनुभाग का प्रभारी अनुभाग अधिकारी होता है। यह कुछ नियमों के तहत कार्य करता है। भारत सरकार के कार्यों को संपादित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार कार्य निर्धारण अधिनियम नियम 1961 या एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स तथा भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 या ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स निर्मित किए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार अर्थात केंद्रीय सचिवालय के मंत्रालयों, विभागों का निर्माण किया जाता है। इन मंत्रालयों या विभागों एवं कार्यालयों के कार्यों का संचालन इन नियमों के अंतर्गत निश्चित किए गए विषयों के वितरण के अनुसार होता है। केंद्रीय सचिवालय में एक और महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसे हम टेन्योर सिस्टम के नाम से जानते हैं। उस टेन्योर सिस्टम का वर्णन इस स्लाइड में किया गया है और यह कंपैटिटिव एग्जाम्स के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिविल सर्विसेज में यह अक्सर पूछा जाता है। आइए देखते हैं अवधि प्रणाली या टेन्योर सिस्टम क्या है। केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों के अधिकारियों के पद, राज्य संवर्गों के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, केंद्रीय सेवाओं के श्रेणी प्रथम अधिकारियों, चयनित सूची के राज्य सेवाओं के अधिकारियों इत्यादि से भरे जाते हैं। एक निश्चित अवधि तक ये अधिकारी किसी मंत्रालय में पदस्थापित रहते हैं तथा पुनः अपने विभाग को लौट जाते हैं। अर्थात एक निश्चित अवधि तक ये रहते हैं, से फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। और ये जो टेन्योर है, मे बी ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स का पूरा होने के बाद दे रिटर्न बैक टू देयर पेरेंट डिपार्टमेंट और इसे ही हम अवधि प्रणाली कहते हैं। इसकी शुरुआत 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड कर्जन ने यह प्रणाली जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों के ज्ञान एवं अनुभव को केंद्रीय स्तर पर उपयोग में लाने तथा इन अधिकारियों का केंद्रीय सत्ता के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए शुरू की थी। जो लोग फील्ड में कार्य करते हैं उन्हें किसी भी पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस पॉलिसी के रेफरेंस में वहां के लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है और क्या बेटर किया जा सकता है, इन सभी चीजों को सेंट्रल लेवल पे इनकॉर्पोरेट मतलब पॉलिसी मेकिंग में या उसमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए इनकॉर्पोरेट करने के लिए उनके जो एक्सपीरियंस है, उनके जो एक्सपोजर है, उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए इस अवधि प्रणाली का आरंभ किया गया था। यदि हम इसके कार्यों की चर्चा करें तो इनके कार्यों की एक लिस्ट यहाँ
स्लाइड में दी हुई है, लेकिन परंतु फिर भी इन पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी वन बाय वन। देखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसे थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। यह राजनीतिक मंत्रियों को परामर्श तथा सहायता प्रदान करने का कार्य करता है ताकि शासन की नीतियों एवं कानून प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हो सकें। इसके जो मुख्य कार्य है वह है नीति निर्माण एवं संशोधन, अर्थात नीति का निर्माण करना और उस नीति को परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए उसमें संशोधन करना, क्षेत्रीय योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, अर्थात प्रत्येक विभाग अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विकास योजनाएं एवं कार्यक्रम सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करता है। संघीय स्तर पर कार्यरत यह संस्था उन्हें साकार रूप प्रदान करती है। कानूनों, नियमों तथा उपनियमों का निर्माण, विधानमंडल में जो भी कानून निर्माण की प्रक्रिया है उनमें जो सहायता का कार्य है वह सचिवालय करता है। नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण, एक बार जब नीति का निर्माण हो जाता है तो क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा उसका क्रियान्वयन किया जाता है और उनके क्रियान्वयन का जो पर्यवेक्षण है, उनके जो सुपरविजन का कार्य है वो इसी केंद्रीय सचिवालय द्वारा किया जाता है। समन्वय स्थापित करना, जैसा कि हमने पहले चर्चा करी है, इट एक्ट्स एज अ चैनल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनके मध्य जो समन्वय है वह भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान प्रशासनिक संस्थाएं विस्तृत, जटिल और विशेषज्ञता युक्त संगठन है। ऐसी स्थिति में आपसी सहमति, संशय, संघर्ष तथा असहयोग की संभावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं और केंद्रीय सचिवालय का यह दायित्व है कि यह सभी आवश्यक स्तरों पर समन्वय स्थापित करे ताकि प्रशासनिक कार्यों को भली भांति संचालित किया जा सके। यदि कोऑर्डिनेशन है, ओवरलैपिंग, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस इन टर्म्स ऑफ मैन, मटेरियल एंड मनी नहीं होगा। संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि, यह संगठनात्मक कार्यकुशलता का भी कार्य करता है, अर्थात समय समय पर कार्मिकों से संबंधित नीतियों में परिवर्तन करता रहता है ताकि सभी कार्मिक अधिक कार्यकुशलता के साथ कार्य कर सके और प्रशासन के लक्ष्यों को निर्धारित समय में इफेक्टिवनेस के साथ पूरा कर सके। मंत्रियों को सहायता एवं परामर्श प्रदान करना, यह तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है इनका। सचिवालय का मुख्य कार्य संबंधित मंत्रालय के मंत्रियों को प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श प्रदान करना है, क्योंकि राजनीतिक मंत्री समय तथा विशेषज्ञता की कमी के कारण मंत्रालय के कार्य निष्पादन में स्वयं को सक्षम नहीं पाते हैं। अतः सचिवालय में पदस्थापित सचिव व अन्य कार्मिक मंत्री को आवश्यक सूचनाओं, तथ्यों, फाइलों, कानूनों व पूर्व निर्णयों के माध्यम से परामर्श प्रदान करते हैं। यद्यपि इस परामर्श को मानना या ना मानना मंत्री पर निर्भर करता है, परंतु यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो यह परामर्श अधिकांशतया मान ली जाती है। अगला है तथ्य एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण। हम जानते हैं किसी भी नीति, योजना या कार्यक्रम के निर्माण के लिए हमें तथ्यों और सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन तथ्यों और सूचनाओं का एकत्रीकरण सचिवालय द्वारा किया जाता है और फिर इन तथ्यों एवं सूचनाओं का एनालिसिस किया जाता है। जो सूचनाएं काम की हैं उन्हें अलग की जाती है और जो सूचनाएं काम की नहीं है उन्हें अलग कर दिया जाता है। यानी सचिवालय एक फिल्टर और फनल का कार्य करता है और जो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन है, जिसे हम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कहते हैं, वह मंत्रियों को उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे निर्णय ले सकें। सचिवालय की आलोचना भी इस स्लाइड में दी गई है।
जिन्हें आप पढ़ें। और जहां तक इसमें सुझाव की बात है, क्या हम सचिवालय में सुझाव कर सकते हैं, क्या हम इसमें सुझाव के माध्यम से हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो इसके संदर्भ में प्रशासनिक सुधार आयोग ने बताया था कि सचिवालय को चाहिए कि वह राज्यों को नेतृत्व प्रदान करे, सूचनाएं आंकड़े तथा वस्तु स्थिति की जानकारी हेतु अनुसंधान करे, राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अधिक से अधिक रुचि दिखाए, कार्यक्रम के प्रबोधन यानी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन में प्राथमिकता दे, अपनी संगठनात्मक प्रक्रियाओं में सुधार करे, विभिन्न राज्यों के साथ बैठक करके तथा विचार विनिमय के लिए मंच उपलब्ध कराए तथा अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करे, ताकि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। और अंत में ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एक स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कार्य मंत्रियों को सहायता एवं परामर्श प्रदान करना है ताकि वे नीति का निर्माण भली प्रकार से कर सकें। अगला मेरा वीडियो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे है, तब तक आप इसे डिटेल में पढ़ें। धन्यवाद।